हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम गाला असाइनमेंट 2026 विषय विज्ञान कक्षा 10 पेपर नंबर 3 का विभाग सी विज्ञान का बताने आपको जा रहे हैं, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। राइट। अगर आपने हमारे चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वन बाय वन मिलता जाए। राइट, स्टार्ट करते हैं। 38, निम्न विधानों को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करो और उसे संतुलित करो। ठीक है, तो पहला विधान ए है, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया बनाती है। यानी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो अमोनिया गैस बनाएंगे। समीकरण आपके सामने है, हाइड्रोजन यानी H2, नाइट्रोजन यानी N2। अब हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिलेंगे तो NH3 यानी अमोनिया बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अमोनिया। अब समीकरण संतुलित कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। देखो, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 3 है, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। अब 2 को 3 नहीं कर सकते हैं, 3 को 2 नहीं कर सकते हैं, तो तरीका यही है, यहाँ मैं अगर 3 लगा दूं तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और यहाँ मैं 2 लगा दूं तो 2 त्याई 6 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर हो गए। अब नाइट्रोजन यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ नाइट्रोजन पहले से 2 है, तो ये समीकरण तुम्हारा विद्यार्थी मित्रों संतुलित हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बी, दूसरा नंबर, हाइड्रोजन सल्फाइड को हवा में जलाने पर पानी और सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड को बोलेंगे H2S। H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, और उसको हवा में जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए यानी O2। तो H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, जलाने के लिए O2 चाहिए, ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा, पानी और सल्फर डाइऑक्साइड। देखो, H2O पानी बना, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बना। ठीक है, अब समीकरण संतुलित करेंगे, ध्यान से समझना। राइट, संतुलित करते हैं हम। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आप चेक करो कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ पर 3, तो 2 और 1 सॉरी, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो भाई 3 है और यहाँ 2 है, तो 3 2 की कहानी हमेशा याद रखना, 6 कर देने का। कि 3 को हम 2 नहीं कर सकते, 2 को हम 3 नहीं कर सकते। यहाँ हमने 3 लगा दिया तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 6, और यहाँ पहले से 2 है, और यहाँ अगर हमने 2 लगा दिया तो 2 दूनी कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन, और इसके आगे 2 लगा दिया तो 4 2 कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए ना, 6। अगर यहाँ 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी हो गए, ये 2 और 2 दूनी 4, तो 4 और 2 6 ऑक्सीजन। बट हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4, और यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है, तो इस यहाँ पे 2 लगाने से 2 दूनी 4 हो गया। अब S तुम्हारा कितना हो गया, 2, और यहाँ भी S कितना हो गया, 2। तो समीकरण तुम्हारा विद्यार्थी मित्रों क्या हो गया, संतुलित हो गया। राइट, आगे चलते हैं। सी, पोटेशियम धातु पानी के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। ओके, तो याद रखना, पोटेशियम धातु को K बोलेंगे, और पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो H2O बोलेंगे, और क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो KOH, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस यानी H2। समीकरण संतुलित करो, ध्यान से समझना। यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ 1 है, 3 हो गया। कितना हाइड्रोजन हो गया, 3। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ 2 लगा दो, तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4 हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ 2 लगा दो, हाइड्रोजन बोलो 4 बराबर हो गया। अब यहाँ पे K भी 2 हो गया, यहाँ पर 2 लगा दो तो K भी 2 हो गया। अब ऑक्सीजन चेक कर लो, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो समीकरण विद्यार्थी मित्रों आपका संतुलित हो गया। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको क्वेश्चन नंबर 38 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39, थर्मिट प्रक्रिया समीकरण के साथ समझाना है, मोस्ट आईएमपी है। अब थर्मिट अभिक्रिया क्या है, यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। थर्मिट अभिक्रिया या थर्मिट प्रक्रिया उष्माक्षेपी है, अर्थात इसमें उष्मा उत्पन्न होता है। राइट, इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। राइट,
इस अभिक्रिया में एक धातु ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर जैसे धातु के बीच अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले जानो, थर्मिट अभिक्रिया में किसके बीच अभिक्रिया होती है? एक धातु का ऑक्साइड होगा और दूसरा एल्यूमिनियम का पाउडर होगा, इन दोनों के बीच अभिक्रिया होगी। इस अभिक्रिया में जो एल्यूमिनियम धातु होगा, इस अभिक्रिया में एल्यूमिनियम धातु के ऑक्साइड को अपचयित कर देता है। यानी इस अभिक्रिया में जो एल्यूमिनियम होगा वह जो धातु का ऑक्साइड आप लोगे ना, उसको क्या कर देगा? अपचयित कर देगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। इस प्रकार की अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। समीकरण से आप समझोगे, ध्यान से समझो। समीकरण देखो, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, ये धातु का ऑक्साइड हो गया, और किसके साथ अभिक्रिया कराओगे इसका? एल्यूमिनियम के पाउडर के साथ। तो सबसे पहले आपको लोहा मिलेगा Fe, और Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट? क्या है? एल्यूमिनियम। अब आपको क्या बोला है कि जो एल्यूमिनियम धातु है ना, वह एल्यूमिनियम धातु के ऑक्साइड को अपचयित कर देगा। ये एल्यूमिनियम है ना, अब ये लोहा का जो ऑक्साइड है ना, ये इसको अपचयित कर देगा। यानी समझ में आ रहा है? Al, राइट, O3, इसको अपचयित कर देगा, यानी Al2O3 बन जाएगा, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, राइट। और आपका जो लोहा है वो बच जाएगा Fe। समीकरण को संतुलित करने भी आपको आना चाहिए, राइट। यहाँ पर Al 2 है और यहाँ पर सिंगल है तो 2 लगा दिया, 2 Al हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर Fe2 है और यहाँ पर Fe है, इसके आगे 2 लगा दिया तो समीकरण क्या हो गया? संतुलित। और इस अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इसका उपयोग जानो, इसका उपयोग क्या है? रेलवे की पटरी को जोड़ने के लिए और मशीनरी के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने के लिए। तो भाई थर्मिट प्रक्रिया, थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग क्या है? रेलवे की पटरी को जोड़ने के लिए, मशीनरी के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने के लिए। आई होप विद्यार्थी मित्रों अच्छे से आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40। धातु पर यानी क्षारण जंग रोकने के उपाय। अगर धातु पर जंग लग रहा है तो उसे हम कैसे रोकेंगे, जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले जानेंगे अलग अलग विधियों के द्वारा धातु पर जंग लगने से रोका जा सकता है। बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिनसे धातु पर जंग ना लगे, और अगर लग रहा है तो उसे कैसे रोके। पहला है धातुओं की सतह पर पेंट लगाकर। धातुओं की सतह पर पेंट लगाओगे जिससे उसमें शाइनिंग होगा, चिकनापन होगा, जंग लगेगा नहीं। धातुओं की सतह पर ग्रीस लगाकर भी आप जंग रोक सकते हो। और धातुओं का गैल्वेनाइजिंग मतलब उस पर एल्यूमिनियम का परत चढ़ाकर भी आप जंग रोक सकते हो। फिर धातुओं से मिश्र धातु बनाकर भी आप जंग रोक सकते हो। और धातुओं का एनोडीकरण करके भी, राइट, एनोडीकरण करके भी, अर्थात वो विद्युत अपघटनी विधि है ना, जो कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, शुद्ध धातु अशुद्ध धातु का छड़, राइट, और धातुओं का क्रोम प्लेटिंग करके। तो इन सब विधियों से आप धातु पर जंग लगने से रोक सकते हो विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है परावर्ती क्रिया, अर्थात क्या? उसके 4 उदाहरण दो। पहले तो परावर्ती क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? प्रतिवर्ती। चलो जानते हैं परिभाषा। जो क्रिया चेता तंत्र को सरल और तीव्र यानी जो क्रिया चेता तंत्र का सरल और तीव्र प्रतिचार है उसे परावर्ती क्रिया कहते हैं। बोलो। जो क्रिया चेता तंत्र, जो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ तंत्र चेता तंत्र है, वो सरल और तीव्र प्रतिचार है। यानी ऐसी सभी क्रियाएं जो चेता तंत्र का सरल और तीव्र प्रतिचार है, ऐसी क्रियाओं को परावर्ती क्रिया कहते हैं। दूसरा परिभाषा आसान भी है। जो क्रिया मस्तिष्क के आदेश के बिना ही हो जाती है उसे प्रतिवर्ती क्रिया या परावर्ती क्रिया कहते हैं। आपको जो लिखना हो परिभाषा लिख सकते हो। आसान तो यही है कि जो क्रिया मस्तिष्क के आदेश के बिना ही हो जाती है, जो क्रिया मस्तिष्क के आदेश के बिना ही हो जाती है उसे कौन सी क्रिया बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। उदाहरण जानते हैं। छींकना, खांसना, आप समझो मस्तिष्क के आदेश के बिना ही होती है। तो छींकना, खांसना, बिजली चमकने पर पलकों का झपकना, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, ज्वाला जलने पर हाथ का तुरंत पीछे हटना, ये सब क्रिया हमारे मस्तिष्क के आदेश के बिना ही होती। आपका मस्तिष्क आपको आदेश नहीं देता, ये क्रिया आप हो जाती है, ठीक है। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 41 होता है पूरा। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 पे। तरुणावस्था के समय लड़कों में कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले लड़कों के जनन अंगों का विकास होने लगता है, दाढ़ी और मूछ आने लगता है,
आवाज मोटा होने लगता है, शुक्रकोश में से शुक्राणु का स्राव होने लगता है, जांघों पर बालों का उगना और वृषण के चारों तरफ बालों का उगना, यही है तरुणावस्था के समय लड़कों में अलग अलग होने वाले परिवर्तन। विद्यार्थी मित्रों, आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23। सुपुष्पी में यानी सुपुष्पी वनस्पति में, सुपुष्पी में वनस्पतियों का लिंगी प्रजनन समझाओ, यानी सुपुष्पी वनस्पतियों में लिंगी प्रजनन समझाना है विद्यार्थी मित्रों। सुपुष्पी वनस्पति में लिंगी प्रजनन में परागण और निषेचन नामक दो चरण होता है। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, सुपुष्पी वनस्पति में लिंगी प्रजनन को समझना है तो दो चरण में समझेंगे। सबसे पहले परागण समझेंगे, फिर समझेंगे निषेचन। सबसे पहले परागण क्या होता है कि जब पराग के कण पुंकेसर से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, पराग के कण पुंकेसर में से स्त्री केसर में जाएंगे, वो भी कहां पर जाएंगे? वर्तिकाग्र पर। इस क्रिया को परागण कहते हैं। एकदम आसान है। पराग के कण पुंकेसर से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, इस क्रिया को परागकण कहेंगे। पुष्प में नर भाग पुंकेसर में परागकण बनते हैं। याद रखना, पुष्प के नर भाग पुंकेसर में परागकण, इस परागकण का निर्माण कहाँ होता है? तो ये परागकण का निर्माण पुष्प के नर भाग में होता है, वो भी पुंकेसर में। शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि जैसे कि ये मेल है, फीमेल सॉरी ये लड़का है, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, पुंकेसर। फिर ये पराग के कण मादा, मादा यानी स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं। अर्थात पराग के कण का निर्माण पुंकेसर में होता है और ये पराग के कण पुंकेसर में से स्त्री केसर में जाते हैं। वो भी स्त्री केसर में कहाँ जाएंगे? तो स्त्री केसर में वर्तिकाग्र में जाएंगे। जिस तरह से मानव का होता है ना प्रजनन, ठीक उसी तरह से है, बस थोड़ा कुछ टॉपिक अलग है, कुछ सिस्टम अलग है। यह क्रिया जो होती है ना, पराग के कण पुंकेसर से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, यह क्रिया हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और कीटकों के द्वारा होती है। किसके द्वारा? कीटकों के द्वारा। फिर अब समझते हैं निषेचन क्या है। जब पराग के कण वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं तब पराग नली वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक जाती है। पहले पराग के कण वर्तिकाग्र में पहुंचेंगे, फिर वहां से जो पराग नली है वह वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक, यानी वर्तिकाग्र के वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक जाएगी। फिर इस नली के माध्यम से पराग कण की नर कोशिकाएं अंडाशय में मौजूद अंडाणु से मिलती हैं। अब स्त्री के अंडाशय में, राइट, ये पराग के कण जाएंगे और अंडाणु से मिल जाएंगे, यानी पराग के कण यानी पुरुष यानी पुंकेसर का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र से आगे जाके अंडाशय में अंडाणु से मिलेंगे। फिर नर कोशिका एवं अंडाणु के बीच निषेचन होगा। क्या होगा? नर कोशिका मतलब क्या? तुम्हारा पराग के कण और अंडाणु स्त्री का, राइट, इनके बीच निषेचन होगा और निषेचन से युग्मनज बनेगा। फिर युग्मनज विभाजित हो जाएगा और ये भ्रूण का निर्माण करेगा, और जब ये भ्रूण का निर्माण करेगा तो नए पौधे का एक प्रारंभिक रूप आएगा। ठीक है, इसी में एक है बीज और फल का विकास। ये भी जान जाओ, बीज और फल का विकास निषेचन के द्वारा ही होता है। निषेचन के बाद बीजांड में बीज विकसित होता है। निषेचन की प्रक्रिया के बाद जो बीजांड होगा उसमें बीज विकसित होगा। इसके बाद अंडाशय फूल जाएगा और एक फल के रूप में वह विकसित हो जाएगा। इसके अंदर बीज होते हैं, फल के अंदर भी क्या होंगे? बीज होंगे। यह फल और बीज अनुकूल परिस्थितियों में मिलने पर अंकुरित होते हैं और साथ ही साथ नए पौधों का निर्माण करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये काफी बड़ा था हमारा आंसर, बट काफी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हो, राइट। पहले आप इसका पाड़ो स्क्रीनशॉट, फिर आप इसका पाड़ो स्क्रीनशॉट, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44। ओके, उत्तल लेंस के सामने वस्तु को F1 और O के बीच रखने पर वस्तु द्वारा मिलने वाला प्रतिबिंब की आकृति बनाओ, प्रतिबिंब का स्थान बताओ, उसका प्रकार बताओ, उसका परिणाम बताओ। सबसे पहले आप समझो कि ये जो तुम्हारा लेंस दिख रहा है उत्तल लेंस है। वस्तु को F1 और O के बीच रखा गया है। कहाँ रखा गया है? F1 और O के बीच। तो देखो, ये रहा F1, ये रहा O, इसके बीच में आपको ये वस्तु दिखाई दे रही AB। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया आपको। ये डायग्राम आपको बनाना है। अब इसमें सबसे पहले वस्तु का स्थान बता रहा हूं मैं आपको। वस्तु का स्थान O और मुख्य केंद्र F1 के बीच है। O और मुख्य केंद्र F1 के बीच है।
ठीक है। अब इसमें बताना है प्रतिबिंब का स्थान, तो प्रतिबिंब का स्थान वस्तु की तरफ होगा। चेक करो, ये आपका प्रतिबिंब है, इस साइड नहीं है आपका, इधर ही है, यानी वस्तु की तरफ ही है प्रतिबिंब का स्थान। फिर प्रतिबिंब का प्रकार बताओ, आभासी और निश्चित है। आभासी और ए डैश बी डैश, यानी देखो इधर भी ऊपर भी है, इधर ऊपर है, नीचे भी है, नीचे भी, यानी बिल्कुल आभासी और निश्चित है, राइट। उसके बाद परिणाम क्या होगा, वस्तु से बड़ा, क्योंकि देखो यहाँ ए भी वस्तु छोटा है बट इसका प्रतिबिंब देखो ये क्या है, बड़ा है विद्यार्थी मित्रों। भाई हो विद्यार्थी मित्रों, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन का आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 44। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 45 पे। अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। जहां प्रतिबिंब वस्तु से 4 गुना बड़ा हो तो अवतल दर्पण की लंबाई, किसकी लंबाई, केंद्र लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले अवतल दर्पण है तो वस्तु दूरी u बराबर ये 10 है तो -10 सेंटीमीटर ले लो, और आवर्धन m ले लो -4, क्योंकि बोला 4 गुना, ठीक है। तो क्या ले लिया हमने, -4। अब आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर -b बट्टे में u। अब -b तो m तुम्हारा क्या है -4, b नहीं पता, ये -10, तो 10 चौक के 40, राइट, गुणा है तो -40 सेंटीमीटर, यानी 40 सेंटीमीटर। v तुम्हारा कितना आया, माइनस माइनस प्लस 40, लेकिन हम क्या लेंगे -40 सेंटीमीटर। फिर दर्पण का सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर, अवतल दर्पण का कौन सा सूत्र लगाएंगे हम इसमें, अवतल दर्पण, यही मेन है। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, तो 1/f दिया नहीं है, 1/v तुम्हारा कितना है, ये 40 निकला, जिसको -40 ले लिया, प्लस 1/u तुम्हारा u -10 है, चेक कर लो, ठीक। अब आपको करना क्या है, -10 का गुणा 1 में करेंगे तो -10, फिर बीच में प्लस, -40 का गुणा 1 में करेंगे तो -40, और बट्टे में क्या 40 का गुणा 10 में करेंगे 400, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब करना क्या है, ध्यान से समझो कि -10 और ये प्लस माइनस माइनस, और ये 40 बटे में 400, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस हो जाएगा, तो 40 और 10 50, बड़ी संख्या 40, 40 का चिन्ह माइनस, तो -50 बटे में 400। इसको हम काट सकते हैं, 50 एक कम 50 और 50 अट्ठे 400, तो 1/8 आएगा, बट आगे माइनस है तो माइनस, -1/8, तो 1/f बराबर -1/8 आया, तो 1 का गुणा 8 से होगा तो 8 आएगा, और f का गुणा -f से होगा तो -f आएगा, तो f बराबर, अगर यहाँ पर -f है, अगर f लिखूंगा तो 8 माइनस मैंने f बराबर -8 सेंटीमीटर केंद्र लंबाई, यानी तुम्हारा आंसर आ गया विद्यार्थी मित्रों, केंद्र लंबाई -8 सेंटीमीटर, राइट। समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। ओके, क्वेश्चन है, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र बताना है। सबसे पहले जानो प्रतिरोधों का समांतर संयोजन क्या होता है। परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एक से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है जिससे विद्युत प्रवाह के लिए एक से अधिक मार्ग उपलब्ध होते हैं, राइट। इसे हम बोलते हैं प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच एक से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ते हैं जिससे विद्युत प्रवाह के लिए ढेर सारे मार्ग उपलब्ध हो, ठीक है। प्रत्येक प्रतिरोध के दो सिरों के बीच वोल्टेज ड्रॉप समान हो तो उन दो बिंदुओं के बीच समांतर संयोजन है, ये बोल सकते हैं। क्या बोला यहाँ पर, एकदम क्लियर कट बात किया है कि प्रत्येक प्रतिरोध के दो सिरों के बीच अगर वोल्टेज ड्रॉप समान होगा तो उन दो बिंदुओं के बीच समांतर संयोजन है, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, राइट। ये आपका डायाग्राम है, ये आपको डायाग्राम बनाना पड़ेगा। अब इसमें देखो, पहला स्टेप, 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 के लिए समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र बता रहा हूं कैसे बनेगा। पहले लिख देने का, 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 के लिए बहने वाली विद्युत धारा के अनुसार I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, राइट। जैसे कि इसको समीकरण 1 मानेंगे, 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 के लिए I बराबर क्या मानेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 समीकरण 1 मानेंगे। अब वोल्टेज के अनुसार क्या करेंगे, जैसे I है तो इसको I1 बोल देंगे, अब वोल्टेज यानी B, फिर इधर B, फिर इधर V, तो एक बार I1 I2 I3, राइट। इधर नीचे R1 R2 और R3 लिख देंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 पर से, एक क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 है, तो I बराबर क्या होगा, B बटे में R1 प्लस B बटे में R2 प्लस B बटे R3, ऐसे लिख दोगे, राइट, राइट। उसके बाद क्या करना है हमें, परिपथ में एक अवरोध R जोड़ने पर, तो I बराबर V बटे R तो है ही, और जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना,
कि V बटे आर, ये V बटे आर ले सकते हो क्योंकि I के जगह पे V बटे आर है, तो V बटे आर बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3 हो गया। अभी आपका क्या था, I बराबर था ये सब, तो अब हमने V बटे आर बराबर कर दिया। अभी था I बराबर था, अब V बटे आर बराबर ये सब हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि I बराबर V बटे आर होता है ओम के नियम के अनुसार, राइट ना। तो फिर अब क्या करना है आपको, जैसे V है ना, अब यहां पर जो V है यहाँ 1/r लिख देने का, और B/R1 प्लस B/R2 प्लस B/R3, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, राइट। और यहीं पर आपका ये सूत्र क्लियर हो गया, यही समतुल प्रतिरोध का सूत्र है। 1/r बराबर B/R1 प्लस B/R2 प्लस B/R3, यहाँ पर जो वोल्टेज वहां पर हमने 1 मान लिया, राइट, 1/r कर दिया, राइट, क्योंकि समतुल प्रतिरोध का कुल मान 1 होगा उसके हिसाब से। तो इस तरह से ये हमारा 46 नंबर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हो। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा विज्ञान पेपर नंबर 3 का विभाग नंबर सी होता है पूरा। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, राधे राधे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।